नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साउथ अमेरिका। तो ये देख लीजिए, पहले साउथ अमेरिका है। पहले इंट्रोडक्शन में हम देखें कि साउथ अमेरिका का जो शेप है ये कैसा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि साउथ अमेरिका का शेप कैसा है। तो साउथ अमेरिका का शेप क्या है? ट्रायंगुलर शेप में है। साउथ अमेरिका का अगर हम शेप देखें तो साउथ अमेरिका एक ट्रायंगुलर शेप में है। और गौर करें दूसरा चीज क्या है, साउथ अमेरिका को हम देखते हैं तो साउथ अमेरिका 0 मेरिडियन से वेस्ट में है, इसलिए गौर करिए इसे वेस्ट के कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये कारण कि 0 डिग्री से 180 डिग्री तक ईस्ट के कंट्रीज होते हैं और 180 टू 0 डिग्री क्या होता है, वेस्ट का कंट्रीज होता है। तो साउथ अमेरिका जो है 0 डिग्री से किधर है, वेस्ट की तरफ है। इसलिए थोड़ा सा आपको जानना भी चाहिए कि ईस्ट में टाइम इज इंक्रीज्ड, जो समय का मेखला है, जो टाइम जोन है, ये पूरब में 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जैसे जैसे जाते हैं टाइम बढ़ते जाता है, और वेस्ट में जाते हैं तो टाइम घटते जाता है। क्यों बढ़ते जाता है? कारण कि द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द सन अर्लियर, जो पृथ्वी का पूर्व का ये भाग है सूर्य के सामने पहले बढ़ता है, देन टाइम इज इंक्रीज, तब समय बढ़ जाता है। रेस्पेक्टिवली दीज पार्ट्स कम आफ्टर दीज, ये पार्ट जो है इसके बाद आता है, इसलिए रेस्पेक्टिवली टाइम इज लेस देन, ये समय क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए गौर करें, अगर यहाँ पर अब ये हमें देखना होता है कि समय का अंतर क्या होता है, तो ये हम टाइम जोन में देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड में देखेंगे कि टाइम का क्या अंतर होता है। तो ऐसे जनरल जानना हो तो अर्थ के पास में क्या है, 360 लॉन्गिट्यूड्स है। और गौर करिए अर्थ कंप्लीट्स इट्स रोटेशन विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे में पूरा कर लेती है। इसलिए 1 घंटे में अर्थ को द अर्थ पासेज 15 लॉन्गिट्यूड्स इन 1 आवर, पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर को पार कर जाती है। इसलिए द अर्थ हैज टू टेक 4 मिनट्स पासिंग 1 लॉन्गिट्यूड, पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जीएमटी से, अगर जीएमटी पर जो समय होगा ये साउथ अमेरिका में या जितने भी वेस्ट कंट्रीज है वहाँ पर समय क्या रहता है, कम रहता है। तो इसलिए हम इस स्तर पर इंट्रोडक्शन में क्या देखें कि साउथ अमेरिका का जो स्वरूप है ट्रायंगुलर शेप में है। दूसरा चीज क्या है, यहाँ पर जो 60 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, वेस्ट 60 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, ये साउथ अमेरिका को क्या कर रही है, 2 बड़े भागों में बांट रही है। साउथ अमेरिका को ये 2 बड़े भागों में बांट रही है। तीसरा चीज हम क्या देखते हैं, तीसरा चीज देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका की तुलना में, इन द कंपैरिजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का जो सदर्न पार्ट है मोस्टली किधर की तरफ निकला हुआ है, तो ईस्टर्न की तरफ ये निकला हुआ है। तो गौर करिए ये नॉर्थ अमेरिका के रेस्पेक्ट में साउथ अमेरिका क्या है, साउथ अमेरिका ईस्टर्न की तरफ ज़्यादा टेंडेड है। इसके बाद में हम देखें तो इसमें क्या देखते हैं, साउथ अमेरिका में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू द मिडिल मास ऑफ साउथ अमेरिका। यह जो कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा है, यह साउथ अमेरिका के मिडिल मास से होकर गुजरता है। और इक्वेटर है, इक्वेटर पासेज थ्रू साउथ अमेरिका, ये इक्वेटर क्या है, साउथ अमेरिका से होकर के गुजरती है। आपको मालूम है कि यह इक्वेटर ब्राज़ील से होकर के गुजरती है, जो कि अमेजन रिवर इसी इक्वेटर को काटती भी है। और गौर करें इतना ही नहीं, अमेजन रिवर में अगर वाटर कैरिंग कैपेसिटी वर्ल्ड का ज़्यादा है तो ये इक्वेटोरियल बेल्ट में होने के कारण है, रेनफॉल के एबंडेंस के कारण है, वर्षा की पर्याप्तता के कारण है। इसलिए यहाँ पर जो स्वरूप है, यहाँ पर अमेजन रिवर बेसिन में जल और इसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है।
आप जानते हैं कि इसका जो बेसिन क्षेत्र है ये वर्ल्ड का वाइडेस्ट है, ये चौड़ा है और ये लेंथ में भी इट इज सेकेंड नेक्स्ट टू नाइल, नील के बाद में यह दूसरे नंबर पर आती है। तो इस तरह से इसके हम परिचय में देखते हैं। और इसके परिचय में देखें तो इसके परिचय में आप देख रहे हैं कि ये साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में क्या है, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में एंडीज माउंटेन है। ये एंडीज जो माउंटेन है, यह एंडीज माउंटेन वर्ल्ड का क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है। इतना वर्ल्ड में कोई लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन नहीं है। क्योंकि रॉकी में हमने क्या देखा था, रॉकी में हमने देखा था वर्ल्ड का दिस इज द वाइडेस्ट माउंटेन चेन। नॉर्थ अमेरिका में जो रॉकी है इसमें देखा था हमने कि वर्ल्ड का ये वाइडेस्ट माउंटेन चेन है, जबकि ये एंडीज है साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में जो कि पैसिफिक कोस्ट के सहारे है। यह भी रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है। कारण इस साउथ अमेरिकन जो प्लेट है एक इधर टर्न हो रही है, ये वेस्ट की तरफ टर्न हो रही है, और जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक प्लेट है, ये ईस्ट की तरफ टर्न हो रही है, जिसके कॉलिजन के चलते यहाँ पर भी कंटिन्यूअस इरप्शन टेक प्लेस, कंटिन्यूअस इरप्शन हो रहा है। तो यह भी मेखला रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है। इस तरह से हम एंडीज से लेकर के पूरा रॉकीज और अलास्का तक देखते हैं, जो कि बेरिंग स्ट्रेट तक जाता है। ये पूरा क्षेत्र रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है। तो ये एंडीज है जो कि वेस्ट में हम देखते हैं। अब अगर हम देखें तो अब हम क्या देखेंगे, अगर हम इसमें जो इंट्रोडक्टरी फीचर्स देखेंगे तो ये ब्राजीलियन हाईलैंड्स है जो कि अटलांटिक कोस्ट पर है। इसे ब्राजीलियन माउंटेन भी के भी नाम से जाना जाता है। गौर करिए, यहाँ का जो अर्जेंटीना क्षेत्र है पैटागोनिया मरुस्थल है। ये पैटागोनिया मरुस्थल बड़ा मरुस्थल है, गौर करें। और ये मरुस्थल रेन शैडो रीजन्स के अंतर्गत है, वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत है। ये वृष्टि छाया प्रदेश किसके चलते बना हुआ है, एंडीज माउंटेन के चलते बना हुआ है। गौर करिए, जो कि ये शिप और बोट्स के ग्रेजिंग फील्ड के रूप में है, रैंचिंग के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ से आप जानते हैं कि मटन का एक्सपोर्ट भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब ये देखा जाए तो साउथ अमेरिका क्या है, अगर हम इंडिया के तुलना में करें तो इंडिया से क्या है, इंडिया से 6 टाइम्स क्या है, ज़्यादा बड़ा है। इंडिया से अगर हम देखें तो 6 टाइम्स क्या है, ये ज़्यादा बड़ा है। अब साउथ अमेरिका के अदर पार्ट्स को हम देखते हैं तो साउथ अमेरिका में अदर पार्ट्स में हम क्या देखेंगे, तो अदर पार्ट्स में हम देखते हैं कि ये जो ग्रांड चाको है, ग्रांड चाको एक बहुत बड़ा लोलैंड रीजन्स है, जो कि इसे हंटिंग लैंड के नाम से भी जाना जाता है। साउथ अमेरिका में जो ग्रांड चाको है इसे हंटिंग लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है, शिकार की भूमि कहा जाता है। और इसके नॉर्थ पार्ट तक सिलवास का विस्तार है। अगर हम देखें तो ग्रांड चाको का जो स्वरूप है, यह ग्रांड चाको का स्वरूप बोलिविया के साउथ से लेकर के अर्जेंटीना के पूरे नॉर्थ तक फैला हुआ है। तो ये ग्रांड चाको यहाँ का इम्पोर्टेंट है। ये ग्रांड चाको जो है 2 पठारों को अपने में कंबाइन करता है, एक बोलिविया का पठार है और एक माटा ग्रासो का पठार है। इसलिए ग्रांड चाको में 2 प्रकार के ग्रास का संगम मिलता है, एक तो सेल्वास का मिलता है और ब्राजीलियन हाईलैंड्स का जो ग्रास है जिसका नाम कंपोज है, इसका विस्तार वेस्ट की तरफ एक ग्रांड चाको तक फैला हुआ है। गौर करिए, अब यहाँ पर हम ये देखें तो साउथ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका का जो ईस्टर्न पोर्शन है, ईस्टर्न पोर्शन अटलांटिक ओशन वाला, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं तो फाकलैंड से ये जो गुजरने वाली एक करंट है जिसे फाकलैंड कहते हैं, ये क्या है, ये अटलांटिक कोस्ट पर ही नियर 40 डिग्री लैटिट्यूड ये ब्राजीलियन करंट से मिलती है। गौर करिए, यहाँ से क्या है, ब्राजीलियन करंट से मिलती है, जिसके चलते यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर फिशिंग कल्टीवेशन की स्थिति बनती है, लेकिन बड़े पैमाने पर फिशिंग कल्टीवेशन नहीं हो पाता है। उसका कारण क्या है कि इन क्षेत्रों में ट्रेंचेज
डीप ट्रेंच पाए जाते हैं। और डीप ट्रेंच पाए जाने का मुख्य कारण अटलांटिक ओशन में जो नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो, इसके ईस्टर्न कोस्ट के सहारे, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य मिड अटलांटिक रिज है। ये मध्य अटलांटिक रिज है, इसके चलते कारण कि ये मिड अटलांटिक रिज है जिसका 3 भाग है। नॉर्थ में इसे डॉल्फिन रेंज कहते हैं और मिडिल पोर्शन में हम मिड अटलांटिक रिज कहते हैं और साउथ में चैलेंजर कहते हैं। गौर करिए, ये मध्य क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसे जैसे इसके हम ईस्ट में जाते हैं या वेस्ट में जाते हैं, क्या होता है? इसका स्लोप डाउनवर्ड होने लगता है, इसलिए इसके सहारे ट्रेंच पाए जाते हैं। आपको नॉर्थ अमेरिका के अटलांटिक कोस्टल रीजन्स के सहारे ट्रेंच पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स के सहारे भी ट्रेंच पाए जाते हैं। तो ये प्लेट टेक्टोनिक का चैप्टर है, जिस चैप्टर में क्लियर किया जाएगा। अगर हम इसके अंतर्गत और देखें तो गौर करिए, साउथ अमेरिका में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे अब देखिए, यहाँ पर इक्वेडोर है। इक्वेडोर आप जानते हैं कि यहाँ पर गलापगस आइलैंड है, जो कि ये भी फेमस आइलैंड है। और यहाँ पर जो सेंट्रल चिली है, आप देख रहे हैं कि सेंट्रल चिली के पास क्या सिचुएशन है। गौर करिए, यहीं पर आप देख सकते हैं कि पेरू तक एक करंट आती है जिसे हम बोल्ट करंट या पेरू करंट कहते हैं। अगर हम देखें तो एल नीनो की भी उत्पत्ति यहीं से होती है। जो एल नीनो की उत्पत्ति होती है वह सदर्न ओसिलेशन के कारण होती है, दक्षिणी दोलन के कारण होती है। तो जब करंट का टॉपिक होगा तो हम बताएंगे आपको कि ये सदर्न ओसिलेशन क्या है और क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि यहीं से उत्पन्न हो रही है। अब गौर करिए, हम देखें कि यहाँ से उत्पन्न हो रही है, जैसे साउथ मूव करती है तो जो ईस्टर्ली विंड चलती है, ये ईस्टर्ली विंड के सहारे ही कहाँ तक आती है? तो ईस्टर्ली विंड के सहारे ये इंडियन ओशन तक पहुँचती है। और गौर करिए, इंडियन ओशन तक पहुँचती है, किससे होकर के पहुंचती है? तो इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के सहारे होकर के पहुंचती है। गौर करिए, ये वार्म वाटर है, ये क्या कर रहा है? तो यहाँ के जितने भी आइलैंड्स हैं जिनके सैलो सीज है, छिछला सागर है, इन छिछला सागर के जल को और गर्म कर देती है, जिससे क्या होता है? लाइफ्स बिकम टू बी थ्रेटेंड, यहाँ का जीवन खतरे में हो जाता है। गौर करिए, और जब ये इंडियन ओशन में पहुंचती है तो इंडियन ओशन में उस समय मानसून का पीरियड होता है। कंपैरेटिवली इंडिया के सेंट्रल पार्ट से इंडियन ओशन में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जबकि सन मिडिल पार्ट में रहता है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने के चलते विंड्स का मूवमेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं हो पाता है, इसलिए भारत में ड्राउट की स्थिति आ जाती है। और कोस्टल रीजन्स के तटवर्ती क्षेत्रों में विंड के सर्कुलेशन की वजह से यहाँ पर फ्लड की स्थिति आ जाती है, इसलिए एल नीनो ड्राउट और फ्लड दोनों की स्थिति ला देती है। अगर हम यहाँ पर और देखें तो यहाँ के कोस्टल रीजन्स पर जो रिवर्स गिर रही है, ये रिवर्स इनलेट की स्थिति बना हुआ है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? जिससे नेविगेशन की स्थिति हम देख सकते हैं। नेविगेशन के माध्यम से हम इसे जान सकते हैं कि हम कोस्टल रीजन से इंटीरियर पार्ट में आ सकते हैं। हमें साउथ अमेरिका को और देखने के लिए ऐसे तो टॉपिक वाइज में हम देखेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा और नज़र डालें तो क्या देख सकते हैं? तो गौर करिए, साउथ अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स है, जहाँ की ब्राज़ील से लेकर के और अर्जेंटीना का नॉर्थ पार्ट तक, ये जो रीजन्स है, यहाँ कोस्टल रीजन्स पर सालों भर वर्षा होती है। कारण कि ये जो कोस्टल रीजन्स है यह ईस्टर्ली विंड्स के प्रभाव में आता है। ईस्टर्ली विंड्स जो है, पूर्वा हवा जो है, यहीं से मॉइस्चर लेकर के इन क्षेत्रों में क्या करती है? वर्षा करती है। तो ये हम देख सकते हैं। गौर करिए, यहाँ पर एक सिचुएशन बना हुआ है। दूसरी चीज़ है कि ये जो साउथ अमेरिका का जो स्वरूप है, इक्वेटोरियल बेल्ट में जो ब्राज़ील है, यहाँ पर ब्राज़ील में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पर
आपको सीजन चेंजिंग की स्थिति नहीं होती है, मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहाँ से जैसे साउथ में आते हैं हम अर्जेंटीना तक, ये जो क्षेत्र है हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट से कैरेक्टराइज होता है। उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब से क्या होता है, प्रभावित होता है। क्यों प्रभावित होता है, सन के मूवमेंट के कारण। अगर द सन रिमेन्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर, अगर ये नदर्न हेमिस्फीयर में माइग्रेट करता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर गौर करिए लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर बनता है। अगर सन यहाँ पर साउथ में होता है तो क्या स्थिति बनती है, तो गौर करिए यहाँ पर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर रिस्पेक्टिवली क्या होता है, रिस्पेक्टिवली यहाँ पर जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है यहाँ पर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है। लेकिन फिर भी एक सवाल है कि द सन रिमेन्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर, फिर भी हाउ एवर द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्यों, तो गौर करिए दोस्तों, यहाँ जो साउथ है हेमिस्फीयर का जो सिचुएशन है, लैंड मासेज कम है और वाटर बॉडी ज़्यादा है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में गौर करिए लैंड मासेज ज़्यादा है और वाटर मासेज कम है, इसलिए नदर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर को हम वाटर हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। गौर करिए, तो यहाँ पर ये सिचुएशन हम देखने को मिलता है कि जो ब्राज़ील का क्षेत्र है वह सीजन लेस है, सीजन से प्रभावित नहीं होता है, सीजन के चेंजिंग से यहाँ बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसके साउथ में जैसे आते हैं ये फर्क पड़ता है। अगर हम इसके परिचय में देखें तो यहाँ जो क्लाइमेट है, किस प्रकार के क्लाइमेट देख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम अर्जेंटीना के देखें तो अर्जेंटीना के आपको ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स पर और साउथ में फाकलैंड एंड टिएरा डेल फ्यूगो है, यहाँ पर क्या है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है, यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। अब कहेंगे कि भूमध्य सागरीय जलवायु मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट ये देखिए ये मेडिटेरेनियन सी है जहाँ पर कि यूरोपियन कंट्रीज में एक क्लाइमेट मिलती है, इसी का जस्ट कैरेक्टर और विशेषता यहाँ पर मिलता है। जब हम इस क्लाइमेट के टॉपिक में आएंगे तो डिटेल बताएंगे, लेकिन फिर भी एक इंट्रोडक्शन में समझ लें। फिर यहाँ क्या है, फिर जैसे हम ये आगे बढ़ते हैं तो गौर करिए ये साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में क्या है, ये चिली डेजर्ट है और अटाकामा डेजर्ट है, इसलिए यहाँ पर डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। फिर इसके हम जैसे ही अर्जेंटीना के नॉर्थ में बढ़ते हैं तो सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स मिलता है। ये सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स कहाँ पर मिलता है, तो गौर करिए ग्रान चाको में भी मिलता है। ये कहाँ पर मिलता है, तो बोलिविया के ईस्टर्न भाग में भी मिलता है। बोलिविया के वेस्टर्न भाग में भी आपको डेजर्ट रीजन्स है, ये प्लेटू है जहाँ पर कि ड्राई रीजन्स है। लेकिन ईस्टर्न पार्ट में आप आएंगे तो यहाँ पर भी सवाना टाइप ऑफ ग्रासेज है, माटा ग्रासों का जो पठार है यहाँ पर भी है, इसलिए यहाँ पर जो घास का मैदान है ये भी कंपोज है जो कि सवाना टाइप ऑफ ग्रासेज है। फिर इसके नॉर्थ में जैसे ही हम चलते हैं तो ये अमेजन बेसिन है जहाँ पर इक्वेटोरियल टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स मिलता है। और फिर इसके हम जैसे नॉर्थ में आते हैं तो वेनेजुएला का जो क्षेत्र है और गियाना का, ये आपको सवाना रीजन्स का है जहाँ पर कि ग्रासलैंड्स आपको लैंडोज पाया जाता है। अगर हम देखें तो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो है ये कैसे डिवाइड किया जाता है, तो ये लैटिट्यूडनल बेस पर होता है जिसको कि हम क्लाइमेट के टॉपिक में पूरा करेंगे। अभी सारा बताने पर वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए हर टॉपिक को हम दे रहे हैं जिसको उसी हिसाब से समझते चलें और ये ज़रूर दिमाग में माइंड में मेंटेन रखें, मेकअप करें कि नहीं हमें ये चीज़ आगे जानना है। तो इस तरह से हम यहाँ के स्वरूप को देखते हैं। तो अब इस हिसाब से हम देखें तो इस हिसाब से जो साउथ अमेरिका का स्वरूप है, ये साउथ अमेरिका का स्वरूप निर्धारित होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि साउथ अमेरिका में जो मेजर फिजिकल डिवीजन्स है वो कौन कौन है और मेजर फिजिकल डिवीजन्स की क्या क्या विशेषता है। तो ठीक है, धन्यवाद मित्रों, आप वीडियो का इंतज़ार करें। मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी बटन दबाएं और जो नीडी हैं उनमें ज़रूर इसका विस्तार करें कि ताकि उनको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद मित्रों। फिर हम आते हैं मेजर फिजिकल डिवीजन्स ऑफ